नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पनामा नहर की। मतलब जो हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जिसने कह सकते हैं दुनिया का नक्शा और व्यापार का तरीका ही बदल दिया। हाँ बिल्कुल। अक्सर इसे मतलब इंसानी इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी जीतों में गिना जाता है। तो चलिए देखते हैं इस पर मिली जानकारी क्या कहती है। हाँ, और ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग की जीत नहीं है। मतलब दो इतने बड़े समंदर अटलांटिक और प्रशांत, उन्हें जोड़ने का ये ख्याल ही अपने आप में बहुत बड़ा था। जैसा कि इन दस्तावेजों से पता चलता है, ये सिर्फ एक नहर नहीं है, ये इंसानी जिद, हिम्मत और हाँ, चुनौतियों से लड़ने की कहानी भी है। सही कहा। इसका बनना आसान नहीं था, बहुत मुश्किलें आईं, पर आखिर में इसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? जानकारी तो कहती है कि पहली बड़ी कोशिश फ्रांसीसी लोगों ने की थी 19वीं सदी के आखिर में। हाँ, 19वीं सदी के अंत में। उस जमाने में मतलब बिना आज की टेक्नोलॉजी के ऐसा सोचना भी कितनी बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल, ये बहुत हिम्मत वाला कदम था फ्रांसीसियों का। उस समय के इंजीनियरिंग के हिसाब से देखें तो ये एक पहाड़ जैसा काम था, लेकिन जैसा कि हमें पढ़ने को मिलता है वो कामयाब नहीं हो पाए। और इसकी वजह सिर्फ इंजीनियरिंग की मुश्किलें नहीं थी। हाँ, ये बात मुझे भी थोड़ी जानने में आई। दस्तावेजों में बीमारियों का, मुश्किल हालात का जिक्र है। ये सिर्फ खुदाई या चट्टाने तोड़ने की बात नहीं लगती। तो फ्रांसीसी कोशिश असल में नाकाम क्यों हुई? देखिए, यहाँ मामला वाकई गंभीर हो जाता है। जानकारी बताती है कि मलेरिया और पीला बुखार मतलब येलो फीवर, इन बीमारियों ने बिल्कुल कहर बरपा दिया था। ओह! वो जमाना ऐसा था जब इनका ना तो सही कारण पता था, ना कोई पक्का इलाज, और वो माहौल उमस भरा, मच्छरों से भरा, काम करने वालों के लिए तो जैसे मौत का जाल बन गया था। बाप रे! कुछ अनुमान तो ये बताते हैं कि 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 20,000, ये आंकड़ा तो रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, आप सोच सकते हैं उस माहौल को। एक तरफ जमीन खिसकने का डर, मुश्किल चट्टानी इलाका, दूसरी तरफ ये जानलेवा बीमारियां। इंजीनियरिंग की चुनौतियां तो थी ही, लेकिन बीमारियों का ये हमला वो वाकई कमर तोड़ने वाला था। तो ये सिर्फ तकनीकी नाकामी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, इसे सिर्फ टेक्निकल फेलियर कहना गलत होगा। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी भी थी। इसी भयानक कीमत और मुश्किलों के चलते फ्रांसीसियों को आखिरकार ये सपना अधूरा छोड़ना पड़ा। उन हालात में काम करने की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो जब फ्रांसीसी चले गए, उसके बाद क्या हुआ? क्या ये सपना वही खत्म हो गया? नहीं, कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई और इसे अपने हाथ में ले लिया। अच्छा। और अच्छी बात ये थी कि उन्होंने फ्रांसीसी तजुर्बे से सबक सीखा था। इस बीच मेडिकल साइंस ने भी तरक्की कर ली थी। डॉक्टर विलियम गॉर्गास जैसे लोगों ने उन्होंने कमाल का काम किया। उन्होंने समझा कि ये बीमारियां मच्छरों से फैल रही हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में, मच्छर वाला कनेक्शन। बिल्कुल। और फिर उन्होंने बड़ा पैमाने पर सफाई अभियान चलाए, दलदल सुखाए, मच्छरों को काबू करने के उपाय किए। ये पनामा नहर के इतिहास का एक कम चर्चित लेकिन बेहद अहम पहलू है। मतलब सेहत और सफाई की जंग जीतना। यानी इंजीनियरिंग से पहले सेहत की चुनौती से निपटना जरूरी था, है ना? और इंजीनियरिंग के मोर्चे पर अमेरिकी रणनीति क्या अलग थी? हाँ बिल्कुल, सेहत के मोर्चे पर तैयारी के साथ साथ इंजीनियरिंग का नजरिया भी बदला। फ्रांसीसी क्या कर रहे थे? वो समुद्र तल तक नहर खोदने की कोशिश कर रहे थे। सी लेवल कैनाल। हाँ, जो बहुत ज्यादा मुश्किल और खर्चीला साबित हो रहा था। अमेरिकी इंजीनियरों ने जॉन स्टीवंस जैसे लोगों की लीडरशिप में एक लॉक आधारित सिस्टम, मतलब लॉक बेस्ड सिस्टम अपनाने का फैसला किया। अच्छा, लॉक्स वाला सिस्टम। हाँ, इसे आप पानी की सीढ़ियों जैसा समझ सकते हैं। बड़े बड़े हौज होते हैं, चैम्बर, जिनमें पानी भरकर या निकालकर जहाज़ों को धीरे धीरे ऊपर उठाया या नीचे उतारा जाता है, ताकि वो अलग अलग ऊंचाई वाले पानी के लेवल को पार कर सकें। इससे वो सीधी गहरी खुदाई की जरूरत कम हो गई। हालांकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी। आसान तो ये भी नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। गैटून झील जैसी विशाल कृत्रिम झील बनाना, इतने बड़े बड़े लॉक गेट बनाना, ये सब आसान नहीं था। दस्तावेज सही कहते हैं कि ये भी बरसों की मेहनत, हजारों मजदूरों के पसीने और हाँ, कई जाने के बाद ही मुमकिन हो पाया। और आखिरकार, जैसा कि जानकारी में दर्ज है, 1914 में अमेरिका ने इसे पूरा कर दिखाया। इतने उतार चढ़ाव, इतनी कुर्बानियों के बाद ये वाकई इंसानी लगन और वो हार न मानने वाली जिद की मिसाल है। हाँ, 1914 में जब पहला जहाज इस नहर से गुजरा, वो एक ऐतिहासिक पल था। इसने सचमुच दुनिया को जैसे छोटा कर दिया था। व्यापार और सफर के मायने बदल दिए थे।
तो ये नहर असल में करती क्या है, थोड़ा और समझते हैं इसे। जानकारी के मुताबिक ये करीब 82 किलोमीटर लंबी है, अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। लेकिन इसकी असली करामात क्या है? इसकी असली करामात है वो रास्ता जो ये छोटा करती है। पहले क्या था, जहाज़ों को अटलांटिक से प्रशांत जाने के लिए पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था। हाँ, केप हॉर्न वाला रास्ता। बिल्कुल, केप हॉर्न के तूफानी और खतरनाक रास्ते से। इसमें हजारों किलोमीटर का अतिरिक्त सफर लगता था और कई हफ्तों का समय। हफ्तों का? हाँ, पनामा नहर ने इस लंबे रास्ते को काटकर सिर्फ 8-10 घंटे का कर दिया। ये जो समय और दूरी की बचत है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हफ्तों का सफर सिर्फ कुछ घंटों में? ये तो कमाल है। तभी शायद इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जीवन रेखा कहा गया है। बिल्कुल, सोचिए, हजारों किलोमीटर रास्ता कम होने का मतलब है ईंधन की बचत, समय की बचत, यानी माल ढुलाई की लागत में भारी कमी। हाँ, जाहिर है। इससे न सिर्फ मौजूदा व्यापारिक रास्ते ज्यादा फायदेमंद हो गए, बल्कि नए व्यापारिक रिश्ते बनाना भी आसान हो गया। एशिया से अमेरिका के पूर्वी तट तक सामान भेजना हो या यूरोप से अमेरिका के पश्चिमी तट तक, ये नहर एक बहुत अहम कड़ी बन गई। जानकारी ये भी बताती है कि हर साल अब तो शायद 14,000 से ज्यादा जहाज इसका इस्तेमाल करते हैं। ये संख्या ही इसके महत्व को बताती है। 14,000 जहाज सालाना, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। किस तरह का सामान गुजरता है यहाँ से? अरे लगभग हर तरह का। आप सोचिए, कारों के पार्ट से लेकर तैयार गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, मशीनें, अनाज, फल, तेल, गैस, दुनिया भर की चीजें इन जहाजों पर लदकर इस नहर से गुजरती हैं। अच्छा। ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक धड़कता हुआ दिल है, कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि दुनिया के एक कोने में बने आपके फोन का कोई हिस्सा शायद इसी नहर से होकर गुजरा हो। हाँ। या आपके खाने की मेज पर रखा कोई फल इसी रास्ते से आया हो। ये सोचना ही हैरत अंगेज है कि कैसे 82 किलोमीटर का एक पानी का रास्ता दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इतना गहरा असर डाल सकता है। हाँ। लेकिन कहानी 1914 पर ही नहीं रुकी, जैसा कि आप कह रही थी। दुनिया बदली और नहर को भी बदलना पड़ा। सही कहा। वक्त के साथ जरूरतें बदलती हैं और इतनी अहम चीज को प्रासंगिक बने रहने के लिए, मतलब रेलेवेंट रहने के लिए, बदलना ही पड़ता है। हाँ, दस्तावेजों में 2016 में हुए एक बड़े विस्तार का एक्सपेंशन का जिक्र है, जिसमें नए पहले से कहीं ज्यादा बड़े लॉक बनाए गए। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये बहुत जरूरी था। देखिए, 1914 के बाद से समुद्री जहाजों का आकार लगातार बढ़ता गया। हाँ, वो तो है। शिपिंग कंपनियां ज्यादा माल एक बार में ले जाने के लिए बड़े और बड़े जहाज बनाने लगीं। इन विशालकाय जहाजों को पोस्ट पैनामैक्स या न्यू पैनामैक्स कहा जाता है। अच्छा, पोस्ट पैनामैक्स। हाँ, दिक्कत ये हुई कि ये नए बड़े जहाज पुरानी पनामा नहर के तालों में, लॉक्स में फिट ही नहीं हो सकते थे। मतलब पुरानी नहर इनके लिए बहुत छोटी पड़ गई थी, बहुत संकरी। ओह, तो वो उसके लिए बनी ही नहीं थी। बिल्कुल। अगर पनामा नहर को अपनी अहमियत बनाए रखनी थी तो उसे इन भीमकाय जहाजों को रास्ता देना ही था। तो इस विस्तार में क्या किया गया और इसका नतीजा क्या निकला? इसमें मौजूदा नहर के समानांतर, मतलब पैरेलल, एक तीसरी लेन बनाई गई, जिसमें बहुत बड़े आधुनिक लॉक लगाए गए। ये नए लॉक पुरानी नहर के लॉक से कहीं ज्यादा लंबे, चौड़े और गहरे हैं। इस विस्तार ने नहर की क्षमता को लगभग दोगुना कर दिया। अब ये उन विशाल कंटेनर जहाजों को भी संभाल सकती है जो आज वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा ढोते हैं। अच्छा। जैसा कि जानकारी बताती है, इससे वाकई वैश्विक वाणिज्य में नहर की भूमिका और ज्यादा मजबूत हुई। पनामा दुनिया के समुद्री नक्शे पर एक प्रमुख केंद्र बना रहा। ये दिखाता है कि ये कोई गुजरे जमाने की चीज नहीं, बल्कि आज भी उतनी ही अहम है। ये बात गौर करने वाली है कि कैसे इतनी बड़ी संरचना भी एक जीती जागती चीज की तरह है, जिसे लगातार बदलते वक्त के साथ ढलना पड़ता है। ये कोई पत्थर का स्मारक नहीं, बल्कि एक लगातार काम करने वाली विकसित होती प्रणाली है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें भविष्य की चुनौतियों के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। जैसे जलवायु परिवर्तन का असर। ये लॉक सिस्टम मीठे पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। हाँ, पानी तो चाहिए होगा लॉक्स के लिए। हाँ, और बारिश के पैटर्न बदलने से पानी की उपलब्धता एक बड़ी चिंता बन सकती है। इसके अलावा वैश्विक व्यापार के रास्ते बदल सकते हैं, नई तकनीकें आ सकती हैं, तो नहर को भविष्य में भी शायद और बदलावों और सुधारों की जरूरत पड़ेगी। इसका प्रबंधन सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं, बल्कि पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और भविष्य का अंदाजा लगाने का भी काम है। वाकई ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं है, इसके पीछे लगातार चलती सोच और प्रबंधन है। और जैसा कि दस्तावेजों के अंत में इशारा किया गया है, ये शायद उससे भी कुछ ज्यादा है।
हाँ, इसका एक प्रतीकात्मक महत्व भी है, बहुत बड़ा। सही कहा। जानकारी इसे सिर्फ कंक्रीट और पानी का रास्ता नहीं, बल्कि इंसानी संकल्प, जिद और इंजीनियरिंग की प्रतिभा का प्रतीक बताती है। और ये बात 100% सही है। उन शुरुआती भयानक चुनौतियों पर काबू पाने से लेकर, चाहे वो बीमारियां हों या जमीन की मुश्किलें, आज की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने तक, पनामा नहर ये दिखाती है कि इंसान जब ठान ले तो क्या कुछ हासिल कर सकता है। ये नवीनता, मतलब इनोवेशन, हिम्मत और मुश्किलों से लड़ने का प्रतीक है। इसमें सचमुच दुनिया के व्यापार को नया आकार दिया, महाद्वीपों को करीब लाया। एक असंभव से लगने वाले सपने का हकीकत बनने तक का इसका सफर अपने आप में प्रेरणा देता है। तो इस सारी बातचीत का सार क्या निकालें? हमने जो दस्तावेज देखे उनसे पनामा नहर के बनने की वो मुश्किल भरी कहानी समझी, फ्रांसीसी कोशिश की नाकामी और वो भयानक मानवीय कीमत से लेकर अमेरिकी कामयाबी तक, जिसमें बीमारियां और इंजीनियरिंग की जबरदस्त चुनौतियां शामिल थीं। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये नहर वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा बनी, सफर का समय घटाकर और दुनिया भर में सामान की आवाजाही को आसान बनाकर वो ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन गई। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि ये आज भी रेलेवेंट बने रहने के लिए लगातार विकसित हो रही है, जैसा कि वो 2016 के विस्तार से जाहिर होता है। हाँ, और इन सब बातों पर गौर करें तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतनी बड़ी इंजीनियरिंग और मानवीय चुनौतियों पर जीत पाना हमें इंसानी महत्वाकांक्षा, तकनीकी ताकत और शायद हमारी सीमाओं के बारे में क्या सिखाता है। फ्रांसीसी तजुर्बा हमें याद दिलाता है कि सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं होती, हालात और ज्ञान भी मायने रखते हैं। वहीं अमेरिकी सफलता दिखाती है कि कैसे सीखकर, अनुकूलन करके, अडेप्ट करके और नई तकनीक अपनाकर बड़ी बाधाओं को पार किया जा सकता है। सही बात। ये सिर्फ एक नहर बनाने की कहानी नहीं है, ये प्रकृति, बीमारी और अपनी ही बनाई मुश्किलों पर लगातार विजय पाने की कोशिश की कहानी है। और भविष्य के लिए हमें क्या सोचने को कहता है? वायु परिवर्तन का मुकाबला हो, वैश्विक महामारियों से निपटना हो, या भविष्य की बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, मतलब फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, पनामा नहर का इतिहास, उसकी सफलताएं और विफलताएं हमें याद दिलाती है कि जो आज नामुमकिन सा लगता है, वो कल सही नजरिए, दृढ़ संकल्प और हाँ, शायद पिछली गलतियों से सीख के मुमकिन हो सकता है। ये सवाल छोड़ जाता है कि अगली कौन सी पनामा नहर है जिसे बनाने की हिम्मत